Good evening, students and budding advocates. आज मैं आपको सीपीसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और साथ ही ऑर्डर वन जो सीपीसी का स्टार्टिंग ऑर्डर है इसके बारे में चर्चा करूंगा और आपको इसका थोड़ा आइडिया दूंगा। आप सबको ये मालूम है कि सिविल प्रोसीजर कोड एक प्रोसीजरल लॉ है। ऐसा मुझे आभास है लॉ स्कूल में जाने के नाते कि जनरली स्टूडेंट्स को सीपीसी के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, सम काइंड ऑफ फियर, हेजिटेशन इन टेकिंग अप और अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। ये शायद कमी हमारे टीचिंग लेवल पर है कि हम एक ऐसे प्रोसीजरल लॉ को जो कि बेहद सेंसिबल रैशनल तरीके से डेवलप्ड है और जो रोजाना 60 to 70% केसेस में इंडिया की कोर्ट में लागू होता है, उसको जिसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स लॉ, सिविल लॉ, जिसमें आर्बिट्रेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तमाम तरह के जो ट्रिब्यूनल्स हैं वे सभी सीपीसी प्रोसीजर्स को जो दिए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं और सीपीसी लागू होती है जहां पर दिया हुआ है और जहां पर स्पेसिफाइड नहीं है वहां भी। कुल मिलाकर अगर हम संक्षेप में कहें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को छोड़कर तमाम लॉ सिविल प्रोसीजर कोड से ही गवर्न होता है। दैट मीन्स CPC is extremely important part of law and can never be ignored. This is intellectuals law. मेरी आप सबसे ये रिकमेंडेशन है कि जब आप CPC को ग्रहण करना शुरू करें तो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड, उसके जो कंटेंट्स हैं, जो एक इंडेक्स होता है, वहां से शुरू करें। You will be surprised that after practicing for years, sometimes the practicing advocates even don't understand or don't know exactly the evolution of CPC and that as to how many sections are there and how many orders are there in the CPC. ये sections किस लिए हैं और ये orders किस लिए हैं, यहां तक की भी जानकारी कभी कभी नहीं होती है, जबकि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स अपने अपने जगह पर सक्सेसफुल हैं और प्रोफेशनली एक्सेल कर रहे हैं। द बेसिक एंड फंडामेंटल फीचर्स ऑफ एनी लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टच अपॉन दैट। देखिए, याद रखिएगा कि 1859 से पहले कोई सीपीसी नहीं थी। ब्रिटिश पीरियड चल रहा था। म्यूटनी 1858 में होकर निपटी थी और तभी ये महसूस भी हुआ कि एक ऐसे प्रोसीजर कोड की जरूरत है जो सभी के ऊपर लागू हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर उस समय मल्टी रैशियल, मल्टीलिंगुअल जो आज तक भी पॉपुलेशन है और तमाम तरह के अलग अलग सबके पर्सनल लॉज हैं, मगर एक प्रोसीजरल कोड जो कि सिविल मैटर्स के ऊपर लागू हो एक यूनिफॉर्म तरीके से, ऐसा डेवलप करने की जरूरत महसूस हुई। 1859 में सबसे पहला ड्राफ्ट सिविल प्रोसीजर कोड का आया और वह लागू हुआ। उसके बाद वक्त वक्त पर जैसा जरूरत हुई 1877, 88, 1908 में जाकर यह मामला थमा काफी हद तक। सीपीसी 1908 में काफी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुए और वह कमेंस हुआ 1 जनवरी 1909 से और ये लागू रहा एक बहुत लंबे अरसे तक, जब तक कि 1999 नहीं आया और फिर 2002, फिर 2015 और अब फाइनली
2018 तक सीपीसी में बराबर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वक्त के अनुसार, जैसा न्यायालय ने पाया, लॉ कमीशंस ने भी ऐसा ऑब्जर्व किया, इस तरह के अमेंडमेंट हुए जिससे कि समय के साथ सीपीसी अपनी गति से आगे चले और यूनिफॉर्मिटी का जो एक ऑब्जेक्टिव था उसको हासिल करते चले। तो यह सीपीसी का एक पहला नियम है कि जो भी अमेंडमेंट हुआ वह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखेगा, यानी कि सीपीसी एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है और इसके अंदर आने वाले समय के साथ ही लॉ के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। अब सीपीसी में ध्यान रखने वाली बात है कि फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें कि टोटल प्रोसीजरल लॉ को दर्शाते हुए 51 ऑर्डर्स हैं और 158 सेक्शंस हैं जो कि 11 पार्ट्स में दिए हुए हैं। ये 158 जो सेक्शंस हैं वो सब्सटेंटिव लॉ, जिसमें कि राइट्स पार्टी के और जुरिस्डिक्शन कोर्ट से रिलेटेड, खासतौर से कोर्ट की जो ड्यूटीज हैं, कोर्ट के जो न्यूएंसेस ऑब्जर्व करने चाहिए, उनके बारे में सेक्शंस में ज्यादा डिटेल में वर्णन है। ये जो 51 ऑर्डर्स हैं ये आम तौर पर ज्यादा ये लगते हैं पार्टीज के ऊपर, यानी कि जो अटॉर्नीज हैं, लीगल काउंसिल्स हैं, उनको क्या ख्याल करना चाहिए, कैसे एक किसी सूट में पार्टी बनती है, कैसे एक वकील नियुक्त होता है, कैसे वाद दाखिल होता है, हाउ ए WS इज गिवन, किस तरह से एविडेंस आती है, किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, यानी कि जो एक एडवोकेट को अपनी पार्टी को लीगल हेल्प देने के लिए जो ध्यान में रखने वाले कंसिडरेशंस हैं, उन सबको वह ऑर्डर 1 से और ऑर्डर 20 तक अगर ध्यान रखें तो उसके हिसाब से सीपीसी का एक बहुत बड़ा मकसद किसी सूट को फाइल करके उसके निस्तारण की स्टेज तक जाने में सहायक सिद्ध होता है। और जैसा मैंने कहा, सेक्शंस जो होते हैं वो आमतौर पर कोर्ट की प्रक्रिया को दर्शाते हैं और कई जगह पर सेक्शंस और ऑर्डर्स में कॉमनलिटी भी होती ही है। ये जो ऑर्डर्स बनते हैं ये पार्लियामेंट के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेटर के थ्रू या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो उस स्टेट की है उसके विशेषाधिकार होते हैं, अगर वह सुप्रीम कोर्ट लेवल पर बने तो वो एक तरह से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो ये ऑर्डर्स जो है, क्योंकि स्ट्रेट प्रोसीजरल इश्यूज हैं, तो उसके लिए ये तीनों ही जगह ये नियुक्त है और यहां पर ये हो सकते हैं। जबकि सेक्शंस जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के थ्रू ही एड्रेस हो सकते हैं, हाई कोर्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जो लोकल लॉज होते हैं वे हमेशा सिविल लॉ के ऊपर प्रिवेल हो सकते हैं, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है। अब अगर इतना सा आपको समझ में आ गया कि एक सिविल प्रोसीजर कोड जो हमारे देश में है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है अभी तक 2018 तक, तो हम अब चलते हैं ऑर्डर 1 पर। ऑर्डर 1 जैसा मैंने कहा से लेके ऑर्डर 51 तक ये सबसे पहला ऑर्डर है और ऑर्डर 1 ये दिखाता है कि किसी भी वाद में, किसी भी सूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वह है पार्टीज। अगर पार्टीज नहीं होंगी तो कैसे कोई सूट बनेगा? सूट मींस जो एक वाद है, तो जो पार्टीज हैं वो सही बननी चाहिए। आप सभी समझ सकते हैं कि बेवजह किसी को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। लॉ भी कहता है और कॉमन ज्ञान भी कहता है कि पार्टी सही होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर एक्ट अपॉन हो सकता है। तो इसमें जरूरी है कि हम एक इफेक्टिव एडजुडिकेशन की ओर ध्यान में रखते हुए हम पार्टीज को पहले देखें कि क्या
किसी पर्टिकुलर वाद में सही पार्टीज आ गई हैं, जिससे कि न्यायालय अपनी सक्षमता के अनुसार इफेक्टिव एडजुडिकेशन करने के लायक रहे, वरना यह न्याय प्रक्रिया के साथ में एक विरोधाभास हो सकता है। तो सबसे पहले पार्टीज में बात करते हैं कि कितने तरह की पार्टीज हमको दिखती हैं जो कि इस न्याय प्रक्रिया के सक्षमता को जाहिर करने के लिए और उसे उसे एनफोर्स करने के लिए जरूरी है। एक है नेसेसरी पार्टी, एक है प्रॉपर पार्टी। सबसे पहले सही के ऊपर आए और देख लें कि नेसेसरी पार्टी क्या है और प्रॉपर पार्टी क्या है। आमतौर पर हमने भी अपने अनुभव से ऐसा देखा कि कोर्ट में भी कई बार अधिवक्ता नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी को एक सा ही समझकर एड्रेस कर देते हैं। शब्दों को का जो बयान है वो भी ऐसा कुछ जाहिर करता है कि सही पार्टी, नेसेसरी पार्टी, आवश्यक पार्टी और प्रॉपर पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ सबटल डिफरेंसेस को जाहिर करते हुए एक ऐसा ज्ञान है जो समुंदर में डुबकी लगाने के बाद कितनी भी गहराई तक आप चले जाएं फिर भी गहराइयां बाकी कवर करने के लिए रह जाती हैं। तो डियर बडिंग एडवोकेट्स, यू मस्ट नो द डिटेल्स। द डिटेल इज द मदर ऑफ नॉलेज। नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी के बीच में एक डिफरेंस ये है कि नेसेसरी पार्टी कैन नॉट बी अफोर्डेड टू बी लेफ्ट। उसका होना अति आवश्यक है क्योंकि उसके राइट्स, उसके ऑब्लिगेशंस कहीं उस वाद के साथ जुड़े हुए हैं और कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर बिना नेसेसरी पार्टी को शामिल किए हुए नहीं हो सकता या क्रियान्वित नहीं हो सकता। प्रॉपर पार्टी भी कहते हैं कि एक जरूरी पार्टी है इफेक्टिव एडजुडिकेशन के लिए, यस, मगर ध्यान रहे कि इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए यह प्रॉपर पार्टी जरूरी नहीं है। बिना प्रॉपर पार्टी के भी एक इफेक्टिव एडजुडिकेशन हो सकता है। यहां पर एक एग्जाम्पल देने से शायद बात और ज्यादा क्लियर हो जाए। आप समझते हैं कि किसी पैतृक मकान में को शेयरर्स होते हैं, 2 भाई 1 बहन। यह सभी किसी भी पैतृक मकान से रिलेटेड सूट में, फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन में, नेसेसरी पार्टी बनने जरूरी है। दोनों भाई 1 बहन, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं। आप देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर शॉप में किसी ने शॉप को किराए पर लिया, रेंट पर लिया, तो वो टेनेंट बन गए। उन्होंने किसी और को वह शॉप टेनेंसी पर दे दी, तो वह सब टेनेंट हो गया। अब एक मुकदमा चलता है मालिक दुकान और टेनेंट के बीच में। यहां पर सब टेनेंट का नेसेसरी पार्टी का स्टेटस नहीं है। सब टेनेंट एक प्रॉपर पार्टी हो सकता है। सब टेनेंट एक प्रॉपर पार्टी हो सकता है मालिक दुकान और टेनेंट के मैटर के बीच में। उधर एक मकान में भाई और बहन वो नेसेसरी पार्टी होंगे अगर मकान से रिलेटेड मैटर चलेगा। तो इस बात को अगर आप एग्जाम्पल देखें तो सब टेनेंट की जरूरत एज ए प्रॉपर पार्टी तो है, लेकिन अगर उसका इफेक्टिव रोल नहीं है और अगर वो नहीं भी है तो जो मैटर है वो किसके बीच में चल रहा है? मालिक दुकान और जो टेनेंट है। लेकिन क्योंकि टेनेंट है और टेनेंसी उसके अंदर आ रही है, तो भले ही किराया ना दिया है टेनेंट ने, लेकिन टेनेंसी के जो कंडीशंस हैं और टेनेंसी का जो एक एनवायरनमेंट है जिसमें कि एक सब टेनेंट है,
उसमें सब टेनेंट को कुछ भी नहीं देना है मकान मालिक को, मगर फिर भी उसका पार्टी बनना जरूरी है। तो ऐसे स्टेटस को हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर पार्टी है। अब जब एग्जीक्यूशन होगा, एक इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होगा, तो उसमें जो मैटर करेगा वो करेगा मालिक दुकान और टेनेंट, ना कि सब टेनेंट, लेकिन वह प्रॉपर पार्टी के तौर पर आएगा। इसी तरह से हम कुछ और देखते हैं कि क्या स्टेटस होता है जब कोई एक गलत इंसान को, गलत पार्टी को आप शामिल कर लेते हैं किसी वाद में। उसे हम कह सकते हैं मिसजॉइंडर। किसी वजह से, किसी कोलैबोरेशन के थ्रू, कोल्यूजन के थ्रू किसी पार्टी ने एक पार्टी को शामिल कर लिया वाद में, उसको हम कहते हैं मिसजॉइंडर, जिसका कि उस वाद के साथ ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना कोई राइट है, ना कोई ऑब्लिगेशन है, और उसकी ना ही कोई एविडेंस है। इसी तरीके से कोई अगर हम मैटर देखते हैं जिसमें कि एक विशेष पार्टी जो नेसेसरी पार्टी होनी चाहिए या प्रॉपर पार्टी होनी चाहिए वो नहीं है, तो जो स्टेटस है और जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो दी जाएगी कि साहब ये फलाना फलाना इसको पार्टी होना चाहिए, ये नॉन जॉइंडर की स्टेज में है। यानी कि ऑर्डर 1 रूल 9 मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर के स्टेटस को दर्शाता है। अगर कोई नॉन जॉइंडर है और वो नेसेसरी होना चाहिए या प्रॉपर होना चाहिए, तो उसको हम नॉन जॉइंडर को एप्लीकेशन के तहत जिस पार्टी को भी, चाहे तो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ तो नहीं करेगा क्योंकि प्लेंटिफ ने तो एक्चुअली ये नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर बनाए हैं, जो डिफेंडेंट्स हैं उनमें से कोई भी एप्लीकेशन देकर उस मिस्टेक को ठीक करा सकता है। और भले ही वो नॉट नेसेसरी पार्टी हो, मगर प्रॉपर पार्टी तो है। अगर प्रॉपर पार्टी भी नहीं है तो एक और पार्टी भी है। और अब उस पार्टी की तरफ जरा ध्यान लेके जाइए कि कुछ ऐसे संस्था, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके संज्ञान में इस वाद का की परिणति, इस वाद का कंक्लूजन आना ही चाहिए, या उनका कहीं ना कहीं पर कोई एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया जिनको कि हम कहते हैं नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी, मगर इनडायरेक्ट रोल भी एक हो सकता है और उसको हम कहते हैं प्रोफॉर्मा पार्टी। प्रोफॉर्मा पार्टी उनको कहते हैं जिनसे कोई रिलीफ नहीं मांगा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इस नोटिफाइड एरिया में ए और बी के बीच में किसी जमीन के ऊपर एक वाद दाखिल हुआ, तो या तो वे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को या यमुना अथॉरिटी को एक प्रोफॉर्मा पार्टी बनाते हैं। क्यों? ना तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ए को कुछ देना है, ना बी को कुछ देना है, मगर क्योंकि वह जमीन लीज के तौर पर ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी की ही है, क्योंकि ये सारा एरिया लीज्ड प्रॉपर्टी का है, तो इसलिए इन अथॉरिटीज को प्रोफॉर्मा पार्टी बनाना लाजमी हो जाता है, ताकि अगर यह ऑर्डर या जजमेंट जो भी निकलेगा कोर्ट का वह इंप्लीमेंट करना हो, तो वो इंप्लीमेंट तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या यमुना अथॉरिटी में ही होगा। इसलिए जहां पर जजमेंट की इंपॉर्टेंस है कि वह उस संस्था को या किसी व्यक्ति विशेष को मिलना चाहिए, उसका उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको हम प्रोफॉर्मा पार्टी बोलते हैं। तो कहने में ऑर्डर 1 सिर्फ एक पार्टी वाला मैटर है कि भाई पार्टीज कौन है, मगर जब आप डिटेल्स में जाते हैं तो इतने तरह के पार्टीज और इतने तरह के इस सिचुएशंस बन जाती हैं जिसमें सीपीसी के विभिन्न ऑर्डर 1 के विभिन्न रूल्स के तहत हमें उस सूट को वापस रेल पर लाना पड़ता है, जिससे कि सही पार्टीज उसमें दाखिल होकर सही परिणति उस केस की, उस सूट की हो सके और एक सही एडजुडिकेशन, इफेक्टिव एडजुडिकेशन हासिल हो सके। और उसको फाइनली करने के लिए जो स्टेप है वो है ऑर्डर 6 रूल 17, जो है प्लेंट को अमेंडमेंट करने से रिलेटेड।
इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां तक काफी है कि ऑर्डर 6 रूल 17 हमें प्लेंट में या WS में अमेंडमेंट करने के लिए करना होता है, जो भी अमेंडमेंट होगा। तो इसके अलावा अगर ऐसा है कि कोई मिसजॉइंडर है तो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत हमें उसे स्ट्राइक आउट करना होगा, और अगर कोई नॉन जॉइंडर है तो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत ही हमें उसको ऐड भी करना होगा। तो इस तरीके से जो ऑर्डर्स हैं उनकी आपस में एक सिमेट्री, उनकी आपस में एक केमिस्ट्री या अमलगामिशन हो जाता है जब हम एप्लीकेशंस देते हैं, मुद्दे को न्यायालय के संज्ञान में लाते हैं। तो ये ऑर्डर 1 रूल 9, ऑर्डर 1 रूल 10, ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत जाकर हम सही पार्टी को शामिल करके एक सही वाद को चलने देते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक काफी है, और इसके साथ ही मैं ऑर्डर 1 के बाद में अगले ऑर्डर की व्याख्या अगले लेक्चर में करूंगा। थैंक यू।